हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड माय नेम इज़ दीपक गुप्ता। आज का जो एस्से है काफ़ी सिंपल, काफ़ी छोटा और काफ़ी इजी एस्से है। एस्से 210, अग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। लेट्स टेक अ जनरल एग्जांपल। नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक रेंट। जैसे टेनेंट को एक रूम रेंट पे लेना होता है तो वो लैंडलॉर्ड के साथ एक अग्रीमेंट बनाता है, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी सर्कमस्टांसेस अराइज हो उसको वो अवॉइड कर सके। सेम हमारे ऑडिट में भी ऐसा ही होता है कि ऑडिटर को क्लाइंट के साथ, कंपनी के साथ या मैनेजमेंट कह लो, ऑडिटर को मैनेजमेंट के साथ एक अग्रीमेंट बनाना होता है, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी सर्कमस्टांसेस अराइज हो ना उसको वो अवॉइड कर सके। और उस अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? ऑडिट एंगेजमेंट। तो ऑडिटर को एक मैनेजमेंट के साथ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाना होता है। अब ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या क्या होता है या क्या क्या लिखा होता है, चलो वो पढ़ते हैं। इसको लिंक करो एसए 200 के साथ। एसए 200 का नाम क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट अकॉर्डेंस विथ एसए। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है एक ऑडिटर का? कि एक रीजनेबल अश्योरेंस देना फिनेंशियल स्टेटमेंट पे कि फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, और फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। तो ये ऑडिटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर फर्स्ट थिंग आएगी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रीजनेबल अश्योरेंस देना, रिपोर्ट इशू करना, किस फॉर्म एंड कंटेंट में रिपोर्ट इशू करना, वो हो गया। ठीक है। और सेम चीज़ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिनांस स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाएगी, इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट लगाएगी, ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को कौन प्रोवाइड करेगी? मैनेजमेंट। किसी पर्सन से अगर ऑडिटर को मिलना है तो उसको मिलने से मना नहीं कर सकती। ठीक है, ये बेसिक बातें होगी। तो ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर ये सारी बातें प्रेजेंट होगी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ये कंडीशन तो एग्जिस्ट ही करनी चाहिए। अगर प्री कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो ऑडिट एक्सेप्ट हम नहीं करेंगे। तो हमारी प्री कंडीशन क्या है? अगर मैं वन वर्ड में बोलूँ तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्री कंडीशन क्या है हमारी? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्री मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या आता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाएगी, इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट लगाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट देगी, और अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरे को लेनी है मैनेजमेंट से तो मैनेजमेंट ही देगी। मेरे को किसी पर्सन से मिलना है तो मैनेजमेंट मेरे को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, तो मेरे को हर पर्सन से मिलने का एक्सेस भी है। तो प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट लर्न करने का सिंपल तरीका है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। सेकंड टॉपिक है ऑडिट एंगेजमेंट टर्म। ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स के अंदर क्या क्या होगा? फर्स्ट आपको मैंने बताया ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ये बेसिक चीज़ होगी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा फॉर्म एंड कंटेंट। जो ऑडिटर रिपोर्ट इशू करेगा तो किस फॉर्म एंड कंटेंट में अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा, वो बातें ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में हमारी लिखी होगी। लास्ट पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इफ़ लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब टर्म देन नो नीड फॉर सेपरेट रिटर्न टर्म एक्सेप्ट द मैनेजमेंट एक्नॉलेज द सेम। अगर कोई लॉ एंड रेगुलेशन में कोई टर्म्स पहले से ही स्पेसिफाई है तो ऑडिटर को अपने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिखने की वो ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट जब तक मैनेजमेंट को बात पता नहीं है। अगर मैनेजमेंट को तो बात वो पता नहीं है तो वो तो लिखेगा, अगर मैनेजमेंट को वो बात पता है और लॉ एंड रेगुलेशन में सेम वही लिखा हुआ है तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। थर्ड टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। इस एस्से को लेकर ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है? सिंपल, प्री कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो हम फर्स्ट टॉपिक था हमारा, प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकंड चीज़, ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्टिव है बेसिक, ज़्यादा कोई इसमें ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ टॉपिक हमारा रेकरिंग ऑडिट। रेकरिंग ऑडिट किसे कहते हैं पहले वो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट ईयर हमने किसी क्लाइंट का ऑडिट किया, मान लो
मैंने रिलायंस का ऑडिट किया और सेकेंड ईयर भी मैं ही रिलायंस का ऑडिट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो वो सेम एक ही क्लाइंट का अगले साल भी ऑडिट हो गया, तो उसी को रेकरिंग ऑडिट कहते हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक को समझते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक ही एग्जांपल लेंगे, पूरा ऐसे उसी एग्जांपल में ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गया तो ये ऐसे आपको कुछ भी नहीं लगेगा, तो एग्जांपल थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर जैसे रिलायंस आया मेरे पास कि दीपक सर आप हमारा ऑडिट कर दो, तो मैंने ठीक है मैं बैठा ही इसीलिए मैं आपको ऑडिट कर दूंगा। बट मैं बोलूँगा रिलायंस को, रिलायंस मेरी कुछ कंडीशंस है। तो कहते ठीक है बताओ। मैंने देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाओगे, इंटरनल कंट्रोल आप लगाओगे, जो इन्फॉर्मेशन में कुछ चाहिए होगी वो आप दोगे, अगर मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगता हूँ फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑडिट तो वो आप दोगे। किसी पर्सन से मेरे को मिलना है तो वो आप ही प्रोवाइड करोगे, हाँ कि आप मिल सकते हो। अब रिलायंस बोलेगी, या तो रिलायंस बोलेगी ठीक है ये कंडीशन हम आपकी मानते हैं, आप ऑडिट स्टार्ट कर सकते हो, या तो वो मना कर देगी रिलायंस की, नहीं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दीपक सर आपको ही बनाना पड़ेगा। अगर फर्स्ट कंडीशन आती है कि हाँ वो मान लेती है, तो हम स्टार्ट करेंगे। हम ऑडिट पे क्लाइंट प्लेस पे विजिट करके हम ऑडिट स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक, अगर मैनेज रिलायंस बोलते कि हम प्री कंडीशंस आपके नहीं मानेंगे, तो हम उस केस में रिलायंस का ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि प्री कंडीशन ही जो हमारी बेसिक कंडीशन है, अगर वो ही एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, तो हम उस क्लाइंट को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अब आते कंटिन्यू एग्जाम्पल को उसी कंटिन्यू करते हैं। रिलायंस ने सारी बातें मान ली, हमने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, हम क्लाइंट प्लेस पे गए, ऑडिट हमने करा, फर्स्ट साल ऑडिट अच्छे से हुआ, रिपोर्ट इशू भी हो गई। दूसरे साल हम वापस गए क्लाइंट प्लेस पे, रिलायंस पे। रिलायंस ने पहले ही आते बोल दिया कि सर हमारा हम आपका स्कोप चेंज करना चाहते हैं, ऑडिटर का स्कोप चेंज करना चाहते हैं। या रिलायंस बोल सकती है कि हमारा ओनरशिप चेंज हो गई, हमारा नेचर एंड साइज़ हमने अपने एंटिटी का चेंज करा है, या कोई लॉज एंड रिक्वायरमेंट्स हमारे में न्यू एप्लीकेबल हो गए हैं। उस केस में ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि हाँ मेरे को एग्रीमेंट जो हमारा ऑडिट एंगेजमेंट था उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, या उसको पुराना चलने दूँ, या रिवाइज करूँ, या एक न्यू अग्रीमेंट बना लूँ। या तो रिवाइज कर लो पुराने एग्रीमेंट को, या न्यू अग्रीमेंट बना लो। या अगर आपको ऑडिटर जजमेंट है, या तो उसको ऑडिटर को लगता है कि हाँ नहीं पुराने वाले से काम चल जाएगा, तो पुराने वाले को ही चलने दो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन इंटर एंड फर्स्ट क्वेश्चन एट इंटर एंड अ फाइनल लेवल प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। सेकंड क्वेश्चन कि कौन कौन से रीजंस है, या कि हमें ऑडिटर को ऑडिट एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है, कौन कौन से रीजंस है। तो वही हमारे 8 रीजंस है। ये रीजंस फाइनल लेवल पे भी पूछा जा सकता है, इंटर पे भी पूछा जा सकता है, तो आपको प्रिपेयर पूरा रहना है। सिंपल रीजंस है कि मैंने ऑडिटर का स्कोप चेंज करना चाहते हैं, मैनेजमेंट ही मिसअंडरस्टैंडिंग होगी मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में। मैनेजमेंट करेगी आपको तो टैक्स ऑडिट करना था, ऑडिटर करे मैं तो अपने स्टार्ट ऑडिट करने आया हूँ, तो वहाँ पे आपको अग्रीमेंट वापस रिवाइज करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। नेचर चेंज हो गया, ओनरशिप चेंज होगी, मैनेजमेंट ही चेंज हो गई है ना, और हमें कोई रिक्वायरमेंट्स चेंज होगी, तो उस केस में अग्रीमेंट को रिवाइज या चेंज करना पड़ता है। ठीक है, हम दूसरे साल ऑडिट करने का, मैंने रिलायंस ने मैं बोला कि सर हमारे साथ ये हुआ है, हम अग्रीमेंट को रिवाइज करना चाहते हैं। मैं ठीक है रिवाइज कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने अग्रीमेंट जैसे लगा कि हमें रिवाइज करना है तो रिवाइज करेंगे, नहीं तो हम न्यू बना लेंगे। ठीक, एग्जाम्पल कंटिन्यू। हम सब कुछ ये हम क्लाइंट प्लेस पे गए, हमने ऑडिट करा, उन्होंने बोला चेंज कर लो, कुछ रिवीजन ऑफ अग्रीमेंट कर लो, हमने वो भी कर लिया। उसके बाद हम ऑडिट अब कर रहे हैं, पूरा सेकेंड ईयर का हम ऑडिट कर रहे हैं। अब ऑडिट करते करते हमें क्रेडिटर असेट्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर का हमें कंफर्मेशन लेना है कि ये सन्ड्री क्रेडिटर रियल में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। तो हमने रिलायंस को बोला कि रिलायंस हमें इसका कंफर्मेशन चाहिए इन क्रेडिटर्स का। रिलायंस बोल रही कि सर आप जो सारे ऑडिट प्रोसीजर आप जिस जिस पे लगाना चाहते हो लगा सकते हो, बट हम आपको क्रेडिटर कंफर्मेशन नहीं देंगे।
हम पूछेंगे वाई, रीज़न पूछेंगे कि आप हमें क्रेडिटर कंफर्मेशन नहीं दो, क्यों नहीं दोगे। तो रिलायंस बताएगी कि ये रीज़न्स है, इस रीज़न के लिए हम देना नहीं चाहते, क्योंकि ये क्रेडिटर को, ये एक रीज़न हो सकता है कि क्रेडिट, वो बोले कि ये क्रेडिटर पैसे लेना भूल गया एंड अब हम वापस अगर कंफर्मेशन भेजेंगे तो उसको पता चल जाएगा न, वापस हमसे वो पूछेगा। तो अगर हम यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा ऑडिटर कि जो मैनेजमेंट ने रीज़न दिया, कुछ भी रीज़न हो सकता है वो, मैनेजमेंट जो रीज़न दिया वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। अगर वो रीज़न जस्टिफाइड है तो ऑडिटर क्रेडिटर को एग्जिस्टेंस की कंफर्मेशन के लिए अदर ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स लगाएगा। ठीक है, अगर वो रीज़न जस्टिफाइड नहीं है तो TCWG से बोलेगा कि सर मैनेजमेंट आपकी हमें क्रेडिटर पे कंफर्मेशन लेने नहीं दे रही। अब TCWG भी दो चीज़ कर सकता है, या तो मैनेजमेंट को बोलेगा कि भाई आप ऑडिटर को लेने दो, कंफर्मेशन लेने दो, वो ठीक है। तो ठीक है, सेकंड केस हो सकती है TCWG भी मना कर देगी, नहीं सर क्रेडिटर का कंफर्मेशन आप नहीं ले सकते। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम करेंगे विड्रॉ, या मैनेजमेंट ने हमारे कुछ हम काम कर रहे किसी पार्ट पे कुछ भी रिस्ट्रिक्ट लगा दिया, मैनेजमेंट करी हमें करने, आपको अभी हमें करने नहीं देंगे। सेम वहाँ पे वही केस में हम मैनेजमेंट ने मना कर दिया हमें करने नहीं देंगे, हम TCWG के पास बोल जाएंगे, अब वो भी मना कर देंगे नहीं करने देंगे। उस केस में क्या करेंगे, विड्रॉ फ्रॉम दी ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, उस केस में हम करेंगे विड्रॉवल। और विड्रॉ करने का भी पूरा एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम में अगर हम और सिचुएशन कुछ आई और हमने सीधा जाके लिख दिया विड्रॉल फ्रॉम दी ऑडिट एंगेजमेंट। विड्रॉल का भी पूरा एक प्रोसीजर होता है और वो आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है, काफ़ी बच्चे से छोड़ देते हैं। विड्रॉल का प्रोसीजर क्या होता है कि पहले जिसने आपको अपॉइंट किया, अब आपको अपॉइंट कौन करता है, बोर्ड करेगी, मेंबर करेगी एज़ पर कंपनी एक्ट। ठीक है, आप उसको इंटीमेट करो कि भाई हम जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम हुई थी, हम ये जा रहे हैं। ठीक, अब मैनेजमेंट और TCWG को वापस इंटीमेट करो कि आपने ऐसी प्रॉब्लम करी थी इसलिए हम जा रहे हैं। मैनेजमेंट TCWG को तो पहले आपने इसलिए दो बार आपने मैनेजमेंट और TCWG को इंटीमेट करा। फर्स्ट बार आपने इसलिए किया कि आप हमें कंफर्मेशन लेने नहीं दे रहे इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। सेकेंड टाइम अब खुद जा रहे हो, अब आप विड्रॉ कर रहे हो तो हम उसको दोबारा इंटीमेट करके जाएंगे मैनेजमेंट और TCWG को कि भाई हम अब जा रहे हैं, अब अपना तुम खुद देख लो। ठीक है, थर्ड वन किसको करोगे आप, रेगुलेटर्स को, जैसे सेबी होगी, अगर रिक्वायरमेंट है तो वहाँ भी आपको करना पड़ जाएगा। तो आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स भी देखने पड़ेंगे कि वहाँ पे मेरे को रेगुलेटर्स को तो इंटीमेट नहीं करना। ये सारे प्रोसीजर्स के बाद आप विड्रॉल कर सकते हो। तो ये हुआ पूरा विड्रॉल का प्रोसीजर। तो टॉपिक है हमारा ये एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था सुनो, इफ प्रायर टू कंप्लीटिंग द ऑडिट एंगेजमेंट the auditor is requested to change the audit engagement to an engagement that convey a lower level of assurance, the auditor shall determine whether there is reasonable justified for doing so। मैनेजमेंट ने बोला कि अपने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करो या चेंज करो, या किसी का पर्टिकुलर एरिया पे मैनेजमेंट काम करने नहीं दे रही, तो हमें वही वहाँ पे मैनेजमेंट से पूछना है ना कि रीज़न क्या है, तो वो रीज़न देगी और वहाँ पे मैं चेक करना कि वो जस्टिफाइड रीज़न है कि नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या हो रहा है, इफ़ द टर्म ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट आर चेंज, अगर टर्म ही चेंज हो गई, द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट शेल अग्री ऑन एंड रिकॉर्ड अ न्यू टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट इन एन एंगेजमेंट लेटर और अदर सूटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न अग्रीमेंट। अगर ठीक है, ऑडिटर भी मान जाता है कि ठीक है ऐसा है तो एक न्यू अग्रीमेंट बना लो या उसी को रिवाइज कर लो। ठीक है, ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से वो ऑडिटर देखेगा। ठीक, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, इफ़ ऑडिटर इज अनेबल टू अग्री टू अ चेंज ऑफ द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड परमिटेड बाय मैनेजमेंट टू कंटिन्यू द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर शेल, अगर ऑडिटर बोलते कि मैं चेंज नहीं करने वाला, मैं अपना कंफर्मेशन लूँगा, मैं अपनी एग्रीमेंट को रिवाइज नहीं करने वाला, उस केस में क्या होगा, और मैनेजमेंट बोल रही कि हम आपको काम करने नहीं देंगे, हम आपको क्रेडिटर पे कंफर्मेशन लेने नहीं देंगे, उस केस में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा,
ऑडिटर क्या करेगा, विड्रॉल फ्रॉम दी ऑडिट एंगेजमेंट। अब विड्रॉ का ही पूरा प्रोसीजर होता है। पहले आप जिसने आपको अपॉइंट करा उसको इंटीमेट करो, मेंबर को अपॉइंट, फिर आप मैनेजमेंट को इंटीमेट करो, फिर TCWG को इंटीमेट करो, फिर अपना ओनर भी हो सकते हैं उनको इंटीमेट करो, एंड रेगुलेटर उनको भी इंटीमेट करो। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे वही, किस किस को विड्रॉ करेंगे देन उसको इंटीमेट करेंगे किस किस को करना। यहाँ पे भी सेम वही लिखा है, रीज़न फॉर चेंजेस, रीज़न फॉर एंटिटी रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस इन द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों बोल रही है ऑडिट एंगेजमेंट में चेंज करने को, उससे कुछ उनकी सर्विसेज इफेक्ट हो रही है। बोला था ना कि मैंने जैसे मैं क्रेडिटर का कन्फर्मेशन ले रहा हूँ तो उनसे उसका इफेक्ट पड़ सकता है कि क्रेडिटर भूल गया हो सकता है कि वापस क्रेडिटर को पता चल रहा है कि हाँ मेरा बैलेंस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो मैनेजमेंट को इफेक्ट पड़ सकता है। या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ऑडिटर के बीच में, जो ऑडिटर ने रिक्वेस्ट किया था, ऑडिटर ने बोला कि मेरे को क्रेडिटर कन्फर्मेशन चाहिए, मैनेजमेंट ने सुन लिया कुछ और, तो मैनेजमेंट कह रही नहीं दूंगी, हो सकता है, ठीक है। या मैनेजमेंट ही रिस्ट्रिक्ट लगा रही कुछ सर्कमस्टांसिस पे कि हम आपको कन्फर्मेशन या इस पर्टिकुलर एरिया पे काम करने नहीं देंगे। तो उस केस में क्या करना, ऑडिटर को विड्रॉ फ्रॉम दी ऑडिट एंगेजमेंट और ऑडिट विड्रॉल का पूरा एक प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। अब स्टार्टिंग से करते हैं। इसके अंदर 4 से 5 टॉपिक है। फर्स्ट, प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट, ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स के अंदर क्या क्या होता है, ठीक। रेकरिंग ऑडिट का मेन वही क्वेश्चन बनेगा कि रीज़न फॉर चेंजेस इन ऑडिट एंगेजमेंट या रीज़न फॉर रिवीजन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। और लास्ट वन जो है ये हमारा है जो चेंजेस इन ऑडिट एंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये बेसिक है, ये तो कॉमन सेंस बोलता है कि हमें ऐसा होगा तो ऐसा करना पड़ेगा, और ये हर एसए में अप्लाई हो सकता है। आप एक बार ये एग्जांपल जो मैंने बताया आप ध्यान से देखना, ये हर एसए में अप्लाई हो जाएगा। तो एसए 210, अब मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं। एसए 210 में इम्पोर्टेंट क्या क्या है। एसए 210 में 2 टॉपिक इम्पोर्टेंट है फॉर इंटर एंड सीए लेवल, सीए फाइनल लेवल। फर्स्ट वन इज़ प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। प्री कंडीशन याद करने के लिए सिंपल एक चीज़ मैंने बताई आपको, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए क्या क्या होती है, वही प्री कंडीशन होती है। सेकेंड टॉपिक होगा हमारा रेकरिंग ऑडिट। रेकरिंग ऑडिट मतलब इसमें आपका ये होगा, आपका ये 8 पॉइंट्स आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि रीज़न फॉर चेंजेस इन ऑडिट एंगेजमेंट या रीज़न फॉर रिवीजन ऑफ टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो आपके ये 8 पॉइंट्स आपको वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। पहले आपको एसए 210 को समझाना पड़ेगा, देन ये आपके 8 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। एसए 210 में से 2 ही मेन कॉन्सेप्ट है, प्री कंडीशन एंड रीज़न फॉर चेंजेस इन ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा एसए 510 का। अभी के लिए इतना ही, और आपको कोई भी डाउट हो या कोई अप्रिसिएशन भी देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इंटर लेवल के बच्चों ने शायद ऑडिट एंगेजमेंट लेटर नहीं देखा होगा, तो मेरे को आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर आपको देखना है, तो मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एसए 510 के साथ। तो अभी के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।